हेलो टू ऑल, वेलकम टू अनपैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर्स। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स। इस टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक कवर किया जाएगा वो है ascertaining the amount due to retiring और डिक्रीज पार्टनर। दूसरा टॉपिक न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। तीसरा गेनिंग रेशियो क्या होगा। गुडविल को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, disposal of amount due to retiring partner, adjustment of partner's capital और डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेसिकली इसमें यह है कि जब हम लोग ने लास्ट क्लास में एडमिशन वाले पढ़े थे तो उसी के जैसा एडमिशन में हुआ था क्या, न्यू पार्टनर एंटर कर रहा था। अभी रिटायरमेंट में और डेथ में क्या होगा कि एग्जिस्टिंग पार्टनर जो भी होंगे उधर से रिटायर्ड होंगे या फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या क्या कैसे कैसे किया जाएगा ट्रीटमेंट, उसको यहाँ पे बताया जाएगा आपको। चलिए देखते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें क्या होता है, यू हैव लर्न दैट रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर also leads to reconstitution of a partnership firm. Okay, on the retirement of death of a partner, the existing partner's deed comes to an end and in its place a new partnership deed need to be framed whereby the remaining partners continue to do their business on changed टर्म्स एंड कंडीशन। अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बचे वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग या फिर उसमें कुछ न्यू चेंजेस करके पार्टनरशिप को आगे चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है या फिर रिटायरमेंट हो जाती है तो पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, ascertaining the amount due to retiring और decreased partner। इसके बिहाफ पे क्या होगा, the sum due to the retiring partner। अगर पार्टनर रिटायर हो रहे हैं तो कुछ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उसको देखेंगे कि वो क्या क्या होंगे, या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या क्या होंगे। पहला है क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या कहता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, अगर कोई है तो ठीक है, नहीं है तो इसकी एंट्री नहीं करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसकी गुडविल की शेयर कितना होगा, हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो रिजर्व में होगा उसमें से कितना उसकी शेयर होगी। हिज शेयर इन द गेन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, कितना होगा उसका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी में शेयर। उसके बाद 6 पॉइंट है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, जब तक उसकी रिटायरमेंट नहीं हुई है। मान लीजिए किसी स्पेसिफिक डेट पे उसकी रिटायरमेंट हो रही है, उस दिन तक कि उसकी शेयर कितना होगा प्रॉफिट्स में, या फिर किसी दिन उसकी डेथ हो जा रही है उस दिन तक। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी जितनी कैपिटल होगी उस पे इंटरेस्ट, अगर कोई पार्टनरशिप डेट में ऐसा एग्रीमेंट हुआ होगा। देन सैलरी कमीशन इफ एनी ड्यू टू हिम अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सी डिडक्शन है, इफ एनी मे हैव टू बी मेड फ्रॉम हिज
शेयर। अगर कोई ऐसा डिडक्शन है जो कि चार्ज होती है तो उसकी शेयर में से इसको डिडक्ट कर लिया जाएगा। जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ हिज करंट अकाउंट, अगर कोई डेबिट बैलेंस है उसके करंट अकाउंट के, तो वो हिज शेयर ऑफ गुडविल टू बी राइट ऑफ, अगर गुडविल का शेयर राइट ऑफ हो चुका है उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा। हिज शेयर ऑफ एक्युमुलेटेड लॉस, जैसे प्रॉफिट हो रहा था तो हमें प्रॉफिट क्रेडिट किया जा रहा था ना, अगर लॉस हो रहा है तो हम डेबिट कर लेंगे उसको। हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। फिफ्थ पॉइंट, हिज शेयर ऑफ लॉस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। अगर कोई ड्राइंग है तो उसे डिडक्ट कर लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अगर कोई है तो उसे डिडक्ट कर लिया जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। सिमिलर टू एडमिशन, जैसे कि पहले ही हमने कहा था कि ये एडमिशन की तरह ही सिमिलर है, तो जब एडमिशन हो रहा था उसके बिहाफ पे देखे थे, अभी इस बिहाफ पे देख रहे हैं क्योंकि उसका रिटायरमेंट हो रहा है या फिर डेथ हो रहा है। तो पहला होगा असर्टेनमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेयरिंग रेशियो। क्या होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे आगे बताएंगे हम। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फोर्थ में देखेंगे एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अगर कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज जो रिकॉर्ड नहीं किया होगा उसके बिहाफ पे कौन कौन से एडजस्टमेंट होगा उसे देखेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, असर्टेनमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायर्ड और डिक्रीज्ड पार्टनर। ठीक है, अब वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे बहुत ही सिंपल वे में, जहाँ पे एग्जाम्पल की ज़रूरत होगी वहाँ पे एग्जाम्पल भी बताएंगे। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चंस आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है इस चैप्टर से। चलिए देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें क्या है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स आफ्टर द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ या फिर रिटायरमेंट हो जाती है तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस से किया जाएगा। The new share of each of the remaining partner will consist of his own share in the form plus the share acquired from the retiring or decreased partner। ठीक, जो उसकी अपनी शेयर्स हैं, मान लीजिए रिमेनिंग जो भी पार्टनर बचे उनके शेयर्स प्लस जो रिटायरिंग पार्टनर से एक्वायर्ड किए होंगे वो। अभी देखते हैं गेनिंग रेशियो क्या है। गेनिंग रेशियो क्या होता है, पहले हम लोग ने क्या देखा था, गेनिंग रेशियो क्या देखा था। ठीक है, जो मान लीजिए न्यू पार्टनर्स जो लाया, ठीक है, और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा था, अगर जो सेक्रीफाइस किया और जो इंटर पार्टनर कर रहा है वो जो प्राप्त किया था वो गेनिंग रेशियो था उसका। इसमें क्या कह रहा है, द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैव एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर्स। ठीक है, या फिर डिक्रीज्ड पार्टनर, मतलब जिसका डेथ हो गया होगा, इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। मतलब क्या हुआ, वो रेशियो है जो कंटिन्यू कर रहा है बिजनेस को, जो कंटिन्यू कर रहा है बिजनेस को या फिर फॉर्म को, वो जो प्राप्त करता है रिटायरिंग पार्टनर से, वो ही गेनिंग रेशियो है। जस्ट अपोजिट है एडमिशन वाले का। नॉर्मली द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग और डिक्रीज्ड पार्टनर्स इन देयर
ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो, जो ओल्ड, यहाँ ध्यान रखिएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसी में करेगा वो। In that case, the gaining ratio of the remaining partners will be the same as their old profit ratio, ठीक है, among them, and there is no need to compute the gaining ratio। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाती है या फिर उसका डेथ हो जाता है और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं या फिर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके बीच अगर ओल्ड शेयर रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो सिर्फ जो रिटायर हो रहे हैं उनका रेशियो हटाकर जो पहले से है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का वही हो जाएगा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। अब गेनिंग रेशियो क्या होगा, न्यू जो भी न्यू शेयर होगा उसमें ओल्ड शेयर को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा गेनिंग रेशियो, ठीक है, गेनिंग शेयर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, देखिएगा एक बार, गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग शेयर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है ये, मधु, नेहा और टीना तीनों पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। अभी कैलकुलेट करना है हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। मधु, 3 केस हैं, इफ मधु रिटायर्स, इफ नेहा रिटायर्स और तीसरा इफ टीना रिटायर्स। पहला केस देखते हैं, मधु रिटायर करेगी तो क्या होगा, मधु रिटायर करेगी तो क्या होगा, टीना और नेहा दोनों का बचेगा शेयर। टीना और नेहा कितना शेयर था टीना का, मधु रिटायर कर रहा था, 5 को हटा दीजिए, सिंपल है, 5 को हटाइए, 3 और 2 बचा, 3:2। नेहा एंड टीना 3:2 बचा। गेनिंग रेशियो क्या होगा नेहा और टीना का, सेम, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बताया गया था आपको कि ओल्ड रेशियो ही रहेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू कंप्यूट द गेनिंग रेशियो। क्लियर। सेकेंड केस देखते हैं, इफ नेहा रिटायर, अगर नेहा रिटायर होती है तो क्या होगा उस कंडीशन में, नेहा का कितना था 3, नेहा का रेशियो, नेहा का कितना था शेयर 3, इसको हटाएंगे तो बचेगा कितना 5:2, 5:2 आ गया हमारा। गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या होगा, सेम 5:2। क्लियर। इफ टीना रिटायर्स, टीना रिटायर्स तो हम सेम करेंगे, जो अभी हमने 2 को देखा था, मधु और नेहा को देखा, तो सेम एज इट इज टीना का भी केस होगा। टीना रिटायर्स, टीना का हटाइए, 2 को हटाएंगे हम यहाँ से, तो क्या बचेगा 5:3, 5:3 हमारा हो गया, गेनिंग रेशियो हो गया 5:3। क्लियर। अभी हम लोग ये देखेंगे गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होगा। सेम हम लोगों ने पढ़ा था एडमिशन के टाइम पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अब हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट के टाइम पे या फिर डेथ हो जाती है तो उसका शेयर कितना होगा गुडविल में, उसको देखेंगे। ये बोलता है द रिटायरिंग और डिक्रीज्ड पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ because the goodwill has been earned by the firm with the efforts of all the existing partners। ये कैलकुलेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो पार्टनर पहले से उसमें है उसका मान लीजिए किसी स्पेसिफाइड डेट पे रिटायरमेंट हो रहा है, तो जब रिटायरमेंट हुआ उससे पहले तक तो उसने काम किया, उसने फॉर्म में अपना एफर्ट लगाया, अपना इनपुट दिया, इसके बिहाफ पे उसकी शेयर होने चाहिए गुडविल में, इसीलिए गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा। Hence, at the time of retirement or death of a partner, goodwill is valued as per agreement among the partners and retiring decreased partners compensate for his or her share of goodwill by the continuing partner in their gaining ratio। ठीक है,
जैसा कि एग्रीमेंट में होगा कि किसको कितने परसेंटेज कितने रेशियो में मिलेगा गुडविल, उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, मतलब इन अ सिचुएशन डिपेंड्स अपॉन वेदर और नॉट गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, या तो पार्टनरशिप बुक्स में अपीयर होगा गुडविल या फिर नहीं होगा। तो ये दोनों केस में क्या होगा, कुछ ऐसे जर्नल बताऊंगी, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए देखते हैं। व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, हम लोगों को दो केस देखना है, एक अपीयर होगा तो, दूसरा अपीयर नहीं होगा तो। जब अपीयर नहीं होगा तो उस कंडीशन में कौन से जर्नल एंट्री करेंगे, तो जो गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट करेंगे, जो रिटायर कर रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर्स की जो शेयर है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जो रिटायरिंग पार्टनर्स की गुडविल की शेयर है उसको एडजस्ट करने के लिए। क्या क्या बोल रहे हैं, व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, क्रेडिट इन गिवन टू द रिटायरिंग पार्टनर। क्रेडिट, ध्यान रखिएगा कि क्रेडिट इन गिवन टू द रिटायरिंग पार्टनर फॉर द शेयर इन गुडविल बाय डेबिटिंग टू गुडविल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो। जिस रेशियो में गेन करेगा उसी रेशियो में डेबिट करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को। जो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे, जो रिटायर कर रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, रिटायर क्रेडिट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, केशव, निर्मल एंड पंकज आर पार्टनर्स। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। निर्मल रिटायर, कौन रिटायर कर रहा है, निर्मल। निर्मल का कितना रेशियो था, 3, निर्मल का कितना था, 3 था। एंड द गुडविल वैल्यूड एट 72,000। गुडविल कितना पे कर रहा है वैल्यूड, 72,000 पे। अब केशव एंड पंकज डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। अभी जर्नल एंट्री करना है, तो कैसे करेंगे जर्नल एंट्री, अभी हमको ये देखना है कि कौन कौन बचा है यहाँ पे। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है या फिर गेनिंग पार्टनर्स है वो कौन है, केशव एंड पंकज। रिटायर्ड पार्टनर कौन है, निर्मल। तो निर्मल को हम यहाँ क्रेडिट करेंगे, केशव एंड पंकज को डेबिट करेंगे। कितना था शेयर, इसकी 4 ऐड करिए, 4 + 3 + 2 9 से डिवाइड करेंगे 72,000 को। 72,000 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 3, कितना होगा 24,000, ठीक है। निर्मल कैपिटल क्या आएगा 24,000। अब 24,000 जो है वो कितने में गेन कर रहा है, कितने रेशियो में इसको हम डिवाइड करेंगे वो देखना है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो न्यू शेयर होगा माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर कितना है इसका 5:3, क्लियर। न्यू शेयर कितना है 5:3 और ओल्ड कितना था 4:3:2। 4 डिवाइड बाई 9 केशव का निकालेंगे पहले। चलिए यहाँ है कैलकुलेशन, यहाँ पे देख लेते हैं डायरेक्ट। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। केशव गेनिंग रेशियो कितना होगा 5 डिवाइड बाई 8, इसका न्यू था 5, और जब हम डिनोमिनेटर में इसको ये डालते हैं 5 + 3 को डालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो 5 डिवाइड बाई 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 9। अब 4 डिवाइड बाई 9 कहाँ से आया, इसका ओल्ड वाला क्या था 4 ही तो था रेशियो। फिर
एज इट इज पंकज का निकालेंगे हम लोग। अब इसमें किसमें बांटेंगे इसको, 13:11 इसमें डिवाइड करेंगे 24,000 को, 24,000 को। चलिए इसका और इसका शेयर निकाल लेंगे यहाँ से तो केशव का 13,000 और पंकज का 11,000 आ जाएगा हमारा। आई होप इतना तक क्लियर हो गया होगा, आप लोग का समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हिडन गुडविल अगर है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। एडमिशन के टाइम पे भी हम लोगों ने हिडन गुडविल को निकाला था, अभी जब रिटायरमेंट हो रही है उसकी तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। इफ द फर्म हैज एग्रीड टू सेटल द रिटायरिंग और डिक्रीज्ड पार्टनर्स अकाउंट बाय पेइंग हिम अ लमसम अमाउंट, क्या कर रहा है इसको, पेइंग हिम एज अ लमसम अमाउंट, देन द अमाउंट पेड टू हिम इन excess of what is due to him based on the balance in his capital account after making necessary adjustment। जो भी एडजस्टमेंट करना होगा उसके बाद हम उसको लमसम अमाउंट पे करेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ accumulated profit and losses and revaluation of assets and liabilities। इसके लिए कुछ हम इसको बहुत ही इजी वे में एज ए एग्जाम्पल समझ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। पहला क्या है एग्जाम्पल, क्या है कह रहे हैं, P, Q and R आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2:1। ठीक है, तीनों पार्टनर्स हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। आर रिटायर कर रहा है, कौन, आर रिटायर कर रहा है, and the balance in his capital account after making necessary adjustment on account of reserve, revaluation of asset and liabilities work out to be 60,000. P and Q agreed to pay him 75,000 in fully settlement। क्या कह रहा था ये, लमसम अमाउंट दे रहा था, लमसम अमाउंट कितना दे रहा है इसको, 75,000 in fully settlement of his claim। ठीक है, it implies that 50,000 is our share of goodwill of the firm, our share of goodwill in the firm। मतलब आर जब रिटायर कर रहा है तो उसका गुडविल का शेयर कितना है, 15,000। अगर गुडविल का शेयर 15,000 है तो इसको कितना दे रहा है कैपिटल के बदले, कितना दे रहा है इसको, 60,000। अभी हम लोग को कौन सा केस करना है, हम लोग को गुडविल देखना है। ठीक है, तो दिस विल बी डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पी एंड क्यू इन द गेनिंग रेशियो। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में देंगे। एज्यूमिंग नो चेंज इन देयर ओन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पे ये एज्यूम किया जा रहा है कि कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंड क्रेडिटेड आर्स कैपिटल अकाउंट एज, आर्स की कैपिटल अकाउंट को कैसे क्रेडिट किया जाएगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितना पे वर्कआउट किया गया था, 60,000 पे। 60,000 जब किया गया था और इसको मिल रहा है 75,000, इसकी डिफरेंसेस कितना आया, 15,000 आया। अब ये जो 15,000 है यही तो उसका गुडविल होगा। जब ये गुडविल है तो हम गुडविल के केस में क्या करते हैं कि जिसको जो पार्टनर है उसको मिल रहा है तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसको हम डेबिट करेंगे, क्लियर, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे हम लोग ने एक जनरल एंट्री देखा था ना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए यहाँ देखते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कौन है और कंटिन्यूइंग पी एंड क्यू, इसको हम डेबिट करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर है आर को हम क्रेडिट कर देंगे। और इसकी रेशियो कौन सी रहेगी, रेशियो कौन सी रहेगी, जो ओल्ड है। यहाँ पे कह रहा ना नो चेंज इन द ओन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्लियर,
तो जब R रिटायर कर रहा है तो इसका यही दोनों तो बचेगा 3:2। ठीक है, बहुत बेसिक सा है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो किस रेशियो में डिवाइड किए? 3:2 के रेशियो में, यहाँ पे भी दे रखा है 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे 15,000 को। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, साथ साथ क्वेश्चंस को करते रहिएगा ताकि समझ आए। फास्ट ट्रैक रिवीजन में सब कुछ इन अ क्रैश सब किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। क्या है? एडजस्टमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें क्या है, इसके कुछ जर्नल एंट्रीज है, उसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जर्नल एंट्रीज बहुत बेसिक है, जैसे इंक्रीज कर रहा है एसेट तो क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है तो क्या होगा, इसी चीज को बस ध्यान में रखना है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर देयर मे बी सम एसेट। ठीक है, एक फर्म है बेसिकली, तो जब पहले से फर्म कंटिन्यूअली चल रही है और उसमें से कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो वहाँ पे एसेट तो होगी ही। वही चीज़ को यहाँ बताया जा रहा है कि एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर देयर मे बी सम एसेट्स which may not have been shown in their current value. Similarly, there may be certain liabilities which have been shown at a value different from the obligation of to be met by the firm. Not only that, there may be some unrecorded assets and liabilities which need to be brought in books. आइए हम लोग डायरेक्ट ये देखते हैं जर्नल एंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे जो हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं सेम चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। क्योंकि जो मान लीजिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, मान लीजिए इंक्रीज कर रहा है एसेट उसको रिकॉर्ड करेंगे। देखते हैं, जर्नल एंट्रीज पास्ड फॉर दिस पर्पस आर एज इफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या कर रहे हैं हम इसमें, क्योंकि एसेट्स की दाम बढ़ रही है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। नेक्स्ट, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जब डिक्रीज कर रही है एसेट तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे टू एसेट अकाउंट। फॉर इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन को डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर अनरिकॉर्डेड एसेट, ये हमारा रिपीट हो रहा है जो हम लोगों ने कल किया था। ठीक है, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, विंग अनरिकॉर्डेड एसेट बॉट इनटू द बुक। ठीक है, फिर कह रहा है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, उसके लिए क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स, ध्यान रखिएगा जितने पार्टनर्स है सभी का, सबको क्रेडिट करेंगे। फिर कह रहे हैं कि अगर अपोजिट हो तो लॉस हुआ हो तो क्या करेंगे, लॉस होगा तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत सिंपल है ना, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है तो उसके लिए क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसमें, ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जितने भी अमाउंट्स है, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है, उसको पार्टनर्स के
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसके लिए जर्नल एंट्रीज 2 हैं, दोनों को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कौन कौन से जर्नल एंट्री है? पहला, अगर अकुमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस है, अकुमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो रिजर्व में होगा, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, इन द केस ऑफ प्रॉफिट। इफ इन द केस ऑफ लॉस देन ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2 केस बहुत इजी है। पहला, फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसके लिए क्या होगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अगर लॉस हो रहा है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिख रहे हैं, हाँ चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, खुद सॉल्व करके देखिएगा, नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, करवा देंगे अगली क्लास में। डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है नहीं, सिर्फ हमको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है वो देखना है, और प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे, रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे और जितने पार्टनर्स हैं उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर लॉस हो रहा है इसमें चेक कर लेंगे कि लॉस भी है या फिर प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट है तो फर्स्ट केस और लॉस है तो सेकेंड केस कर लेंगे, हो गया। इतना सिंपल है ना, इसीलिए खुद करके देखिएगा। यहाँ पे इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है, हमने सब समझा दिया है, सिर्फ आप लोग को कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं, डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, क्या होगा इसमें, द आउटगोइंग पार्टनर्स अकाउंट इज सेटल्ड, जो आउटगोइंग पार्टनर है उसके अकाउंट को सेटल किया जाएगा एज पर द टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। दैट इज इन लमसम इमीडिएटली और इन वेरियस इंस्टॉलमेंट with or without interest as agreed or partly in cash immediately and partly in settlement at the agreed intervals. In the absence of any agreement, Section 37 of the Indian Partnership Act 1932 is applicable. कहते हैं कि अगर कोई पार्टनर्स के अकाउंट को सेटलमेंट करना है, वो भी कौन है, ये आउटगोइंग पार्टनर्स, तो उसको एग्रीमेंट के भी आप पे करेंगे। इफ देयर इज नो डीड देन हम फॉलो करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विच स्टेटेड दैट द आउटगोइंग पार्टनर हैज एन ऑप्शन टू रिसीव इधर इंटरेस्ट 6% पर एनम टिल द डेट ऑफ पेमेंट और सच शेयर ऑफ प्रॉफिट विच हैज बीन अर्नड with his or her money, ठीक, that is based on capital ratio, जो कि कैपिटल रेशियो बेस पे बेस्ड होगा। और हमने पहले भी देखा था कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं रहती है तो उसको इंटरेस्ट 6% दे दिया जाता है ऑन द कैपिटल, सॉरी ऑन द लोन। इसके लिए कुछ जनरल एंट्रीज है, उसको ध्यान रखिएगा। द नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिकॉर्डेड एज फॉलो, क्या क्या होगा। पहला क्या है, वेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड कैश इन फुल, अगर फुल्ली कैश दे दिया तो क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। इन द, ध्यान रखिएगा, इन द केस ऑफ पेड इन कैश, फुल्ली पेड इन कैश। देन दूसरा केस, होल अमाउंट इज ट्रीटेड एज लोन,
अगर जितने भी अमाउंट है उसको लोन के तरह ट्रीट किया जाए तो क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। नेक्स्ट थर्ड केस क्या है, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर्स इज पार्टली पेड इन कैश एंड द रिमेनिंग अमाउंट ट्रीटेड एज लोन। अगर हो सकता है, मान लीजिए कभी कभी कैश में दे दिया जाता है या फिर दोनों मिक्स करके दे दिया जाता है, लोन के रूप में मान लिया जाए या फिर कैश के रूप में मान लिया जाए, तो उस बेसिस पे क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर पार्टली है, मान लीजिए पार्टली है, तो हम यहाँ पे एक ही एंट्री कर लेंगे ना, रिटायरिंग पार्टनर्स को डेबिट कर लेंगे टू कैश एंड बैंक टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। बहुत सिंपल है, ये दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड से भी क्वेश्चन बन जाएगा। पार्टली वाला तो इजी है ना, दोनों से बन जाएगा, मिक्स दोनों को एक ही में इंक्लूड कर लेंगे तो क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, व्हेन लोन अकाउंट इज सेटल्ड बाय पेइंग इन इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल अमाउंट को भी इंक्लूड किया गया है और इंटरेस्ट को भी इंक्लूड कर दिया जाए, उस केस में कौन कौन सी एंट्री होंगे, ध्यान रखिएगा। उस केस में सिर्फ 2 एंट्री है, एक इंटरेस्ट के लिए है, दूसरा इंस्टॉलमेंट सेटलमेंट के लिए है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, और सेकेंड बी में फॉर पेइंग ऑफ इंस्टॉलमेंट तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर। अभी नोट देख लेते हैं, नोट देखना इंपॉर्टेंट रहता है बेसिकली। द बैलेंस ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्या कहता है, जो भी लोन है वो लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा ऑफ द बैलेंस शीट टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड हिम और हर। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड नहीं किया गया तब तक। एंट्री नंबर ए एंड बी, ये ए एंड बी दोनों लोन के सेटलमेंट के लिए है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले ही डिस्कस किए ना, व्हेन लोन अकाउंट इज सेटल्ड बाय पेइंग इन इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग से। अभी 2 पॉइंट्स और हैं, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन दोनों का देखेंगे क्या क्या है। अगर पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करना है उसमें क्या होगा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर द रिमेनिंग पार्टनर्स मे डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी, अगर मान लीजिए 3 पार्टनर है, एक रिटायर कर गया, 2 बच गया हमारे यहाँ, मतलब हमारे फॉर्म में 2 बचे। अब जो रिमेनिंग पार्टनर है वो डिसाइड करेंगे कि जो एडजस्टेड कैपिटल है उसको किस रेशियो में बांटा जाएगा। इन सच अ सिचुएशन the sum of the balance in the capital of continuing partners may be treated as the total capital of the new firm। जो रिमेनिंग जितना भी कैपिटल बचा है वही न्यू फर्म का कैपिटल माना जाएगा, उसी को कैपिटल के रूप में उसको ट्रीट किया जाएगा, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। देन टू ascertain the new capital of the continuing partners, the total capital of the firm is divided among the remaining partners as per the new profit sharing ratio, and the excess of deficiency of capital in the individual capital accounts may be worked out। यहाँ हम लोग इसका सबसे पहले जर्नल एंट्री देखते हैं कि क्या क्या होती है, कैसे होती है। हमारे पेपर में क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे,
न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो भी बताया जा रहा है आपको जर्नल एंट्रीज उसको ध्यान में रखिएगा, जनरल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं जर्नल एंट्री क्या क्या है इसके। फॉर एक्सेस कैपिटल विड्रॉन बाय द पार्टनर, अगर एक्सेस कैपिटल है और उसको पार्टनर्स विड्रॉ करना चाहती है तो जो पार्टनर्स विड्रॉ कर रहा है उसको डेबिट करेंगे कैश या फिर बैंक को क्रेडिट करेंगे। विड्रॉ के केस में कैश और बैंक को क्रेडिट करेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। फिर सेकेंड है फॉर अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी बॉट इन बाय द पार्टनर, अगर पार्टनर के द्वारा कैश को लाया जाए कैपिटल के रूप में तो क्या होगा, मान लीजिए एक्सेस है तो वो निकाल रहा है, तो शॉर्टेज होगा तो वो लाएगा ना, शॉर्टेज होगा लाएगा तो क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द लास्ट पॉइंट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा उस केस में, इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्या होता है ये। सबसे पहले अगर डेथ हो जाएगा तो क्या पार्टनरशिप फॉर्म बंद होगी, बिल्कुल नहीं होगी बंद, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो कैरी कर सकते हैं, आगे चलाएंगे। ठीक, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। कहता है बाकुल, चंपक एंड दर्शन वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग रेशियो 5:4:1. Clear? The profit of the firm for the year ending 31st March 2017 was 1 lakh. कितना है इसका प्रॉफिट, 1 lakh. चंपक died on 30 June 2017. अब चंपक की मृत्यु हो जाती है। बकुल एंड दर्शन डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, जो बकुल और दर्शन है वो बाद में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को। चंपक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 2017 शैल बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको देखेंगे हम लोग ने क्या क्या देखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3 का, 3 पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और उसके बाद प्रॉफिट दिया है। फिर बकुल एंड दर्शन हाफ इक्वली बांटेगा प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है उसका, 1 लाख। चंपक का शेयर कितना होगा, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, प्रीसीडिंग ईयर्स प्रॉफिट इनटू प्रोपोर्शनेट पीरियड इनटू शेयर ऑफ डिक्रीज्ड पार्टनर। डिक्रीज्ड पार्टनर कौन है यहाँ पे, डिक्रीज्ड पार्टनर कौन है, चंपक। 1 लाख इसकी प्रीसीडिंग ईयर में प्रॉफिट कितनी है, 1 लाख। कितना दे रखा है हमें, 1 लाख। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्यों, प्रोपोर्शनेट पीरियड कितना है इसका, 3 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। कितने महीने के लिए, ये कैलकुलेट करिए, 3 मंथ्स हो जाएंगे, इंटू 4/10। 4/10 कहाँ से आया, इसका शेयर है ना, चंपक का शेयर 4, और इसको ऐड करेंगे 4, 5 और 1, 10 आएगा, डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 10,000। अब जनरल एंट्री क्या होंगे, जनरल एंट्री तो आप लोग को आता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे, 10,000 से। क्रेडिट किसको करना है, जो आउटगोइंग पार्टनर है, मतलब कि जिसकी डेथ हो गई है, तो वह चंपक कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, 10,000 से कर दिए। अभी ब्रिंग चंपक से शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू हीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आई होप आप लोग का पूरा क्लियर हो गया होगा, इससे बहुत ही कम टाइम में सब कुछ क्लियर करना हमारा उद्देश्य है। चलिए यहाँ पे एंड करते हैं सेशन को। वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे।
थैंक यू सो मच।